हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बुक ऑफ एस्पेयर चैप्टर 854 को। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाकर प्रीवियस चैप्टर का लिंक जरूर चेक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर कंटिन्यू होता है जहां पिछले चैप्टर में जुओ फैन सिक्स्थ प्रिंस की आंखों को ध्यान से देखकर उसकी सच्चाई कंफर्म करता है। उसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर उसने कहा कि इस पूरे सफर के दौरान उसने कई बार उसके साहस को परखा था, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक पलों में भी सिक्स्थ प्रिंस ने उसके फैसलों में कभी दखल नहीं दिया, और यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये तारीफ सुनते ही सिक्स्थ प्रिंस की आंखें खुशी से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी चमकदार मुस्कान फैल गई। जुओ फैन भी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला, सब कुछ यहीं खत्म होता है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही लियनर शॉक में बोल पड़ी। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस विदाई से कितनी टूट चुकी थी। वहीं सिक्स्थ प्रिंस भी घबराकर जल्दी से बोला, रुकिए सर जुओ, आपने अभी बीस्ट टेमिंग सेक्ट को खत्म करके पूरे वेस्टर्न लैंड्स में बड़ा हंगामा मचा दिया है। ऐसे में अभी सफर करना बहुत मुश्किल होगा और हर किसी का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। लेकिन जुओ फैन ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं, तकनीकी रूप से मैं पहले ही एक मरा हुआ इंसान हूँ और वेस्टर्न लैंड्स में कोई ऐसा कानून नहीं जो किसी भूत को बांध सके। उसने धीरे से सिर हिलाया और आगे कहा, वैसे भी मैं बस आखिरी बार उनसे मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद हमेशा के लिए वेस्टर्न लैंड्स छोड़ दूंगा और फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर लियनर की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, जैसे वो किसी भी पल रो पड़ेगी। उसने दुख भरी आवाज में पूछा, क्या आप सच में हमेशा के लिए वेस्टर्न लैंड्स छोड़ रहे हैं, और अब आप कहाँ जाएंगे? जुओ फैन बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दुनिया बहुत बड़ी है, जहां मन करेगा वहीं चला जाऊंगा, क्योंकि इंसान का घर कहीं भी हो सकता है। इतना कहकर वो अचानक हवा में छलांग लगा देता है और एक तेज तूफानी झोंके की तरह पल भर में गायब हो जाता है। उसे जाते देखकर सिक्स्थ प्रिंस घबराकर खड़ा हुआ और आसमान की तरफ चिल्लाते हुए बोला, मास्टर जुओ, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, कृपया मेरा नाम याद रखिएगा। तभी दूर आसमान से जुओ फैन की हल्की आवाज सुनाई दी, जो एक साथ पास भी लग रही थी और दूर भी। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, पहले ये तो सुनूं कि तुम्हारा नाम याद रखने लायक भी है या नहीं। सिक्स्थ प्रिंस तुरंत बोला, मेरा नाम जुआओ एयर है। ये सुनकर जुओ फैन हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम्हारा सरनेम भी जुओ है, लगता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा जुओ ब्रदर। लेकिन तभी सिक्स्थ प्रिंस जल्दी से बोला, असल में बात वैसी नहीं है, जुआओ मेरा सरनेम नहीं है, मेरा पूरा नाम बहुत लंबा और शाही है, हुलाल शारोतियास्ती जुआओ, मास्टर जुआओ। आपको ये नाम जरूर याद रखना होगा। बस उसके बाद पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। रात का आसमान भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रहा। फिर अचानक दूर से जूफान की चिढ़ी हुई आवाज गूंजी, इतना लंबा नाम मैं आखिर याद कैसे रखूं? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। सबको साफ महसूस हुआ कि मास्टर जुओ सच में एक सीधा और दिल से जीने वाला इंसान था। लेकिन सिर्फ लियनर चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर गहरी तन्हाई और टूटे दिल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो अब जा चुका था। तभी अचानक एक ठंडी और आदेश भरी आवाज गूंजी, जिसने पूरे खुशहाल माहौल को तोड़ दिया। तौबा तिशान तुरंत मुड़ा और देखा कि क्वांगरोंग एम्परर की आंखों में भयंकर किलिंग इंटेंट भरा हुआ। एम्परर ने सख्त आवाज में आदेश दिया, आज से मैं तुम्हें दोबारा ग्रैंड मार्शल का पद वापस देता हूँ। तुरंत शहर की सारी एलीट सेना इकट्ठी करो और इंपीरियल कैपिटल की पूरी सफर शुरू कर दो। बीस्ट टेमिंग सेक्ट से जुड़ा कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कॉन्क्यूबाइंस हो, एम्प्रेस हो या प्रिंसेस, सबको खत्म कर दो। उसने दांत पीसते हुए आगे कहा, याद रखो, भले ही मास्टर जुओ ने यहाँ बीस्ट टेमिंग सेक्ट को खत्म कर दिया हो, लेकिन उनकी सेना अभी भी तियानायु बॉर्डर पर लड़ रही है। इसलिए ये कार्रवाई बिजली की तरह तेज होनी चाहिए ताकि उन्हें पलटवार का मौका न मिले। ये भयानक आदेश सुनकर तौबा तिशान तक डर गया। उसने दोबारा कंफर्म करते हुए पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आप सच में उन्हें जड़ से खत्म करना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा ब्लड बात होगा। लेकिन एम्परर की आंखों में पागलपन भरी नफरत उभर आई। उसने क्रूर आवाज में कहा, हाँ, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। गलती से किसी बेगुनाह को खत्म कर देना बेहतर है बजाय कि कोई दुश्मन बच निकले। मैंने उन्हें बहुत लंबे समय तक सहा है, अब हर हिसाब बराबर होगा। ये क्वांगरोंग लैंड कोई उनसे छीन नहीं सकता। एम्परर को इस तरह पागलों की तरह हंसते देखकर लियनर और उसका भाई डर से कांप उठे। अब उन्हें समझ आ गया कि जो एम्परर पहले बीस्ट टेमिंग सेक्ट से डरा हुआ दिखता था वो असल में कितना निर्दयी और खतरनाक इंसान था। जैसे ही उसे अपनी ताकत वापस मिली, उसने अपने दुश्मनों से भी ज्यादा क्रूर चेहरा दिखा दिया। इसके मुकाबले में जुओ फैन, जो खुद को हमेशा विलेन कहता था, अपने सिद्धांतों में हमेशा कंसिस्टेंट रहा। वो लॉयल्टी की कदर करता था और दिल से सच्चा इंसान था। तौबा तिशान कुछ देर सोचने के बाद चुपचाप झुककर आदेश स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ काफी दूर निकल जाने के बावजूद जुओ फैन अपनी एथेरियल स्टेज कल्चरेशन की वजह से नीचे हो रही सारी बातें साफ सुन पा रहा था। वो बस कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और दुनिया के तरीके के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में ख्याल आता है कि इंसान पल भर में अच्छे से बुरे बन सकते हैं, कोई भी दूसरे से ज्यादा महान नहीं होता।
क्योंकि जिस पल किसी के हाथ में जीवन और मृत्यु की ताकत आ जाती है वो आसानी से निर्दयी बन जाता है। और क्योंकि ये दुनिया जंगल लॉ पर चलती है जहाँ सोशल क्लासेस और सेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स भी प्रकृति के नियमों से नहीं बच सकते। इसलिए अगर कोई दबाया नहीं जाना चाहता तो उसे लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और दुनिया के शीर्ष पर पहुंचना होगा ताकि वो अपनी किस्मत खुद नियंत्रित कर सके। इसी पल जुओ फैन को एंशिएंट 10 सोवेरेंस की फिलॉसफी की गहरी समझ महसूस हुई। शायद वो लोग भी किसी चीज से बंधना नहीं चाहते थे। एक रहस्यमयी और घमंडी मुस्कान के साथ जुओ फैन हवा में आगे बढ़ता गया और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी नई जर्नी शुरू कर दी। 3 महीने बाद एक विशाल रेगिस्तान में दूर दूर तक मिलिट्री कैंप्स फैले हुए थे। सबसे बड़े टेंट के अंदर कई टॉप टियर एक्सपर्ट्स चिंतित चेहरों के साथ बैठे थे। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने दाढ़ी सहलाते हुए भारी आवाज में कहा, ये युद्ध लगभग आधे साल से चल रहा है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। हमारी सेना लगातार थकावट से कम होती जा रही है। हमने कई बार रीइंफोर्समेंट्स मांगे लेकिन अब तक कोई मदद नहीं आई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। बाकी लोग भी मजबूरी में सिर हिलाने लगे। पहले क्वांगरोंग आर्मी हमेशा एडवांटेज में रहती थी क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स सिर्फ रेडिएंट स्टेज तक ही पहुंचते थे। लेकिन पता नहीं क्यों हाल ही में तियानायु साइड बहुत तेजी से डेवलप हुई है। अब बैटलफील्ड पर कई इथियल स्टेज एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से क्वांगरोंग साइड को बराबरी के पावर हाउस जुटाने में भारी मुश्किल हो रही है। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखकर साफ लग रहा था कि ये अब साधारण सैनिकों की लड़ाई नहीं रही। ये पूरी तरह उस कंपटीशन में बदल चुकी थी जहां देखा जा रहा था कि किसके पास ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं और किसके पास बेहतर गियर है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये दो देशों की टेरिटोरियल वॉर नहीं बल्कि दो बड़े सेक्ट्स के बीच का शोडाउन हो। तभी एक और बूढ़ा आदमी शक भरे चेहरे के साथ बोला, सही कहा, लेकिन क्या तुम लोग यकीन से कह सकते हो कि तियानायु के 3 गार्डियन सेक्ट्स सीक्रेटली इसमें शामिल नहीं है, या ये सारे एक्सपर्ट्स सच में तियानायु के ही हैं? क्योंकि ये बात तो हजम ही नहीं होती। उसकी बात सुनकर बाकी लोग बस कड़वी हंसी हंस पाए। उन्होंने कहा कि जब से लू अलायंस सामने आया है तियानायु की ताकत लगभग हिडन सेक्ट्स के बराबर पहुंच चुकी है और शायद भविष्य में वेस्टर्न लैंड्स को एक नया विशाल सेक्ट भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल तियानायु की स्ट्रेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वो पूरी तरह अजीब और समझ से बाहर लग रही थी। इसके बाद पूरे टेंट में फिर से बहस शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा था और माहौल पूरी तरह कैओटिक बन चुका था। तभी अचानक बाहर से जोरदार आवाज आई कि इंपीरियल कैपिटल से अर्जेंट न्यूज आई है और एल्डर्स को तुरंत उसे चेक करना चाहिए। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी उत्साहित होकर बोला, आखिरकार कैपिटल से खबर आ ही गई। मुझे यकीन है रीइंफोर्समेंट्स हमें सपोर्ट देने पहुंच गई होंगी। इसी बीच एक सोल्जर तेजी से अंदर आया और एक जेड स्लिप पेश की। बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे पकड़कर जल्दी से चेक किया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया और उसका पूरा शरीर शॉक से कांपने लगा। उसका रिएक्शन देखकर बाकी लोग घबरा गए और लगातार सवाल पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या सेक्ट लीडर उनके खराब बैटल रिजल्ट्स पे गुस्सा हो गया? लेकिन बूढ़े आदमी ने कांपती हुई टूटी आवाज में कहा, काश सिर्फ डांट होती। ये जेड स्लिप सीधे क्वानरोंग एम्परर की तरफ से है। इसमें लिखा है कि 3 महीने पहले एक रहस्यमयी फोर्स ने इंपीरियल कैपिटल पर हमला किया और बीस्ट टेमिंग सेक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची और सहारा लेने के लिए कोई इंसान भी नहीं। ये सुनते ही पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया। सभी एक्सपर्ट्स पूरी तरह शेल शॉक्ड रह गए। वो लोग यहाँ फ्रंट लाइंस पर अपनी जान खपा रहे थे ताकि नाम कमा सकें, लेकिन पीछे उनका पूरा सेक्ट ही खत्म हो चुका था। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, ये जरूर तियानायु की साजिश है। उन्होंने पीछे से स्नेक अटैक किया है। हमें हर कीमत पर बदला लेना होगा। लेकिन तभी एक शांत दिमाग वाले एक्सपर्ट ने उसे रोका और कहा, शांत हो जाओ। बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की ताकत यहाँ हमारी सेना से कहीं ज्यादा थी और उनके डिफेंसिव एरेज भी बेहद मजबूत थे। अगर तियानायु सच में सेक्ट को खत्म करने लायक ताकत रखता तो वो हमें बहुत पहले कुचल चुका होता। वो सबसे कठिन टारगेट पर हमला क्यों करता? जरा सोचो। ये बात सुनकर कई लोगों को उसकी बात सही लगी। इसके बाद फिर से लंबी बहस शुरू हो गई। हर कोई अपनी थ्योरी दे रहा था। तभी एक आदमी, जिसे बाकी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, जोर से बोला, अगर तियानायु नहीं था तो आखिर कौन इतना ताकतवर हो सकता है जो इतनी जल्दी बीस्ट टाइमिंग सेक्ट को खत्म कर दे? तभी तेज नजरों वाला एक आदमी बोला, ये जरूर डीमन स्किमिंग सेक्ट का काम है। उसने आगे कहा कि ये पहले से ही अजीब था कि डीमन स्किमिंग सेक्ट, जो तियानायु का गार्डियन सेक्ट था, उन्हें तियानायु पर हमला करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में सेक्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे रहा था। अब साफ हो गया था कि उन्होंने पहले दूसरों को स्काउट्स की तरह इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही खुद जाकर बीस्ट टेमिंग सेक्ट को खत्म कर दिया। ये सोचकर वो गुस्से से जल उठा। उसकी बात खत्म होते ही कुछ लोग तुरंत उठ खड़े हुए और डीमन स्किमिंग सेक्ट से हिसाब बराबर करने निकलने को तैयार हो गए। लेकिन तभी एक समझदार आदमी ने उन्हें रोक दिया और कहा, सेक्ट खत्म हो चुका है और हमारी बची हुई ताकत भी बहुत कम है। अगर अभी रिवेंज लेने गए तो ये सीधा सुसाइड मिशन होगा। हम रेकलेस होकर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर किसी ने भारी आवाज में पूछा, तो अब क्या करें? क्या हम बस खड़े होकर अपने सेक्ट को बर्बाद होता देखते रहें? तभी जवाब आया,
बुलाया, हमारा एक ही रास्ता बचा है, हमें डबल ड्रैगन मैनर जाकर इस इलीगल सेक्ट डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट करनी होगी ताकि 2X खुद दखल दें और हमें न्याय मिले। सबको ये योजना सही और नियमों के अनुसार लगी, इसलिए सभी तुरंत मान गए और फिर कुछ ही समय में क्वांगरोंग आर्मी पूरी तरह पीछे हट गई। वो अपने मिलिट्री कैंप्स तक छोड़कर जल्दी से कंप्लेंट दर्ज कराने निकल पड़े। दूसरी तरफ लू युनहाई अपने सीनियर्स के साथ बैटल प्लान्स डिस्कस कर रहा था। तभी उसे रिपोर्ट मिली कि क्वांगरोंग आर्मी अचानक बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह रिट्रीट कर गई है। ये सुनकर लू युनहाई हैरान रह गया। उसने अविश्वास से कहा, उन्होंने अचानक पीछे हटने का फैसला क्यों किया? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? क्योंकि भले ही तियान्यू साइड सेक्रेट स्पिरिट स्टोन्स की मदद से डिफेंस बनाए हुए थी, फिर भी उन्हें उन पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के खिलाफ कोई साफ बढ़त नहीं मिली थी। ऐसे में क्वांगरोंग आर्मी का अचानक युद्ध छोड़ देना पूरी तरह बेतुका लग रहा था। लेंग वुचांग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, शायद लगातार रिसोर्सेज खर्च करने के बाद भी कोई रिजल्ट न मिलने से उनका मनोबल टूट गया हो, या फिर संभव है कि उनके होमलैंड में कुछ बहुत बड़ा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें तुरंत लौटना पड़ा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो पहले ही सच्चाई समझ चुका हो। उसने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया कि वे क्वांगरोंग साइड जाकर पूरी स्थिति की जांच करें, डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर लौटें। सोल्जर तुरंत मिशन पूरा करने निकल पड़ा। इधर लू युनहाई और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लू युनहाई आराम से खिंचाव लेते हुए, उसके मन में यही चल रहा था कि आखिरकार ये थका देने वाला आधे साल का युद्ध, ज़्याले का युद्ध खत्म हो गया और डीमन स्किमिक सेक्ट की वो योजना भी असफल हो गई जिसमें वो दोनों पक्षों को कमजोर करना चाहते थे। उसने मन ही मन सोचा कि शायद बिग ब्रदर जुओ फैन ही सीक्रेटली उन सबकी रक्षा कर रहा था ताकि ऐसा हो सके। लेकिन लेंग वुचांग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, हर चीज को स्पिरिचुअलिटी या जुआ फैमिली की डिवाइन प्रोटेक्शन पर मत डालो, वो थोड़ा ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। ये सुनकर लू युनहाई हल्का सा मुस्कुरा दिया और माहौल आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। फ्रेंड्स, यहीं पर आज का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।